हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर मेटियोरोलॉजी की एक टॉपिक एटमॉस्फेयर, इट्स कंपोजिशन, एक्सटेंट एंड स्ट्रक्चर के बारे में। इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या है, मतलब कि कौन कौन सी गैसेज से एटमॉस्फेयर मिलकर बनता है, और साथ में हम जानेंगे कि इसका एक्सटेंट क्या है, मतलब कि कहाँ तक फैला हुआ है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब ऐसी कौन कौन सी लेयर्स हैं जो मिलकर बनाती है एटमॉस्फेयर को। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम ऐसे तीन वर्ड्स या ऐसी टर्म्स के बारे में बात कर लें जो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। जैसे कि पहली टर्म जो है वो है मेटियोरोलॉजी, जो कि हमारा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर मेटियोरोलॉजी। मेटियोरोलॉजी इज अ साइंस विच इज कंसर्न विथ फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब ऐसी साइंस जो एटमॉस्फेयर के फिनोमिना से जुड़ी हुई है। मतलब कि हम कहेंगे कि वेदर फोरकास्टिंग होती है ना, कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी, है ना, मतलब मौसम की जानकारियों से जुड़ी हुई साइंस जो है वो वास्तव में क्या है, मेटियोरोलॉजी है। दूसरी टर्म जो है वो है मेट्रोलॉजी, जो कि काफ़ी हद तक लोग यूज़ करते हैं मेटियोरोलॉजी की जगह। मेट्रोलॉजी एक अलग चीज़ है, जैसे कि मेट्रोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। देखते हैं हम कि कई बार लोग कहते हैं कि अब हम एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी पढ़ेंगे। मेट्रोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, मेटियोरोलॉजी पढ़ रहे हैं। मेटियोरोलॉजी और मेट्रोलॉजी में फ़र्क है। क्यों? क्योंकि मेट्रोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ मेजरमेंट, मतलब कि किसी चीज़ का भार मापना हो या कोई भी अलग चीज़ को मेजर करना हो, है ना, तो उसकी जो साइंस है वो है मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी इज अ सेपरेट थिंग। और एक तीसरी टर्म भी यूज़ की जाती है जो कि होती है मेटियोरेटिक्स, है ना, मेटियोरोलॉजी और मेटियोरेटिक्स। मेटियोरेटिक्स क्या है? तो मेटियोरेटिक्स इज अ साइंस विच डील्स विथ मेटियोर्स, है ना, मतलब हम देखते हैं स्पेस के अंदर जो मिटियोर्स होते हैं ना, उल्का पिंड वगैरह जो होते हैं, उनकी जो साइंस है वो है मेटियोरेटिक्स। तो ये जो तीन टर्म्स थी मुझे लगता था थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए मैंने इनको अभी एक्सप्लेन किया है। तो अब हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो हमारी अर्थ है वो तीन तरह के स्फीयर से मिलकर बनी मानी जाती है, जैसे कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर का क्या मतलब है? जहां पानी है। लिथोस्फीयर मतलब जहां जमीन है, और एटमॉस्फेयर मतलब जहां हवा है, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना वातावरण। तो उस चीज़ों से, इन तीनों से मिलकर बनी मानी जाती है हमारी अर्थ। तो उसमें से जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेफिनेशन क्या बनी कि फिजिकल मिक्सचर ऑफ गैसेज विच सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स। ऐसा फिजिकल मिक्सचर गैसेस का जो कि हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेर के बैठा है ना, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब हम बात करें इसकी कंपोजिशन की कि ये किस किस से मिलकर बना है, तो जैसा कि इसमें डेफिनेशन में आ गया कि एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है वो मेजॉरिटी में है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसलिए मैंने इनका परसेंटेज लिखा है 78% और 21%। लेकिन बाकी जो अदर गैसेस हैं, आर्गन हो गई, है ना, या हीलियम गैस हो गई, हाइड्रोजन हो गई, या और बहुत सारी गैसेस जो हैं जैसे कि CO2 भी, तो ऐसी बहुत सारी गैसेस जो हैं इनका परसेंटेज ऑफकोर्स इनकी कंपेरेटिव काफ़ी कम है। और इनका अगर परसेंटेज आप जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF है उसको रीड करके आप देख सकते हैं। तो ये था एटमॉस्फेयर और इसका कंपोजिशन। तो अब अपन बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर का एक्सटेंड कहाँ तक है। देखिए कि ऐसा नहीं कह सकते एटमॉस्फेयर की कोई पर्टिकुलर अपर लेयर बता दी या अपर लिमिट बता दी कि इससे बाहर चले गए तो एटमॉस्फेयर खत्म, है ना, कि भाई इस तरफ एटमॉस्फेयर है उस तरफ एटमॉस्फेयर नहीं। ऐसा पर्टिकुलर कोई लेयर के रूप में नहीं कहेंगे हम इसका एक्सटेंड के बारे में। पर हम देखते हैं कि जब अर्थ की सरफेस से है उसके ऊपर जब हम उठते जाते हैं तब क्या होता है कि एयर की जो डेंसिटी है वो लगातार कम होती जाती है ना। तो मतलब क्या है कि द डिक्रीज ऑफ एयर डेंसिटी विथ एल्टीट्यूड इज सो रैपिड, है ना, किसके साथ? एल्टीट्यूड के साथ, मतलब हाइट के साथ। जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर उठते जाएंगे तो एयर की डेंसिटी लगातार कम होती जाती है। दैट हाफ ऑफ द एटमॉस्फेयर लाइज विद इन 5.5 किलोमीटर, कि हम देखते हैं हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसका 50% डेंस पार्ट जो है वो तो 5.5 किलोमीटर तक ही आ जाता है। और भी हम ऊपर उठते हैं जब, तो पता चलता है कि 75% जो एटमॉस्फेयर का डेंस पार्ट है वो कहाँ तक मिल जाएगा, तो वो देखते हैं हम 11 किलोमीटर तक के अंदर दिख जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं एटमॉस्फेयर ऊपर जाने पर लगातार क्या हो रहा है, डेंसिटी उसकी कम होती जा रही है। तो ये तो था कुछ बातें जो थी एक्सटेंड ऑफ एटमॉस्फेयर से जुड़ी हुई। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, मतलब ऐसी कौन सी लेयर्स हैं जो एटमॉस्फेयर को बनाती हैं। देखिए इसमें है ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो और थर्मो और एक्सो। सबके पीछे स्फीयर तो लगा हुआ ही है, तो मतलब क्या है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर जिसको हम कहते हैं आइनोस्फीयर, और जो लास्ट वन है वो है एक्सोस्फीयर।
इनको एज अ सीक्वेंस के रूप में याद करने के लिए इसको इस तरह से याद कर लीजिएगा कि TSMTE, मतलब TSMTE क्या है, वैसे तो कुछ ऐसे कोई खास ट्रिक नहीं है, बट फिर भी एज अ बार बार बोलेंगे अगर हम TSMTE तो हमें याद रहेगा कि भाई अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ अगर हम उठेंगे तो कौन कौन सी लेयर्स आएंगी। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड देन एक्सोस्फियर। तो अब इन सारी लेयर्स को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहली लेयर की, जो कि है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या है? द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच वी लिव इन, है ना, जहां अर्थ सरफेस पे हम हैं तो हमारे आसपास जिसमें हम रह रहे हैं जिस स्फीयर के अंदर, वो कौन सा है? ट्रोपोस्फियर ही है वास्तव में। ठीक है, द ट्रोपोस्फियर वर्ड इज मीन्स मिक्सिंग, मतलब ट्रोपोस्फियर के अंदर जो ट्रोपो वर्ड है उसका क्या मतलब होता है? मिक्सिंग। मिक्सिंग आएगी तो गैसेस की। तो मोस्टली गैसेस जो भी हैं ना, जो डेंस गैसेस हैं जो कि काफ़ी हद तक एटमॉस्फेयर को बनाती हैं, तो वो जो गैसेस हैं उन सब की मैक्सिमम मिक्सिंग कहाँ देखी जा सकती है? तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही देखी जा सकती है। ठीक है, तो ट्रोपो वर्ड का मतलब होता है मिक्सिंग, और स्फेयर वर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब रीजन, एरिया, है ना, तो उस रीजन को हम क्या कह रहे हैं? ट्रोपोस्फेयर कह रहे हैं। और एवरेज हाइट की अगर हम बात करें तो अर्थ देखते हैं हम हर जगह सेम तो है नहीं, तो अगर सी लेवल से ऊपर उठिए हम देखते हैं तो 14 किलोमीटर तक, मतलब 14 किलोमीटर तक हम देख सकते हैं ट्रोपोस्फियर को। इक्वेटर से देखेंगे तो 18 किलोमीटर तक देख सकते हैं, और साथ में अगर पोल से देखते हैं तो 7 से 8 किलोमीटर तक ऊपर हमको ट्रोपोस्फियर दिखाई दे सकता है, या कह सकते हैं कि ट्रोपोस्फियर है, दिखाई दे सकता है, मतलब ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो एक खास बात के बारे में बात करें कि देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर एंड एरोसोल्स, मतलब ट्रोपोस्फियर के अंदर हाई कंसंट्रेशन होता है किसका? वाटर वेपर एंड एरोसोल्स का। दैट्स वाई क्लाउड्स, थंडरस्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स अकर्स हेयर। इसी वजह से हम देखते हैं कि इसी स्फीयर के अंदर क्लाउड्स बनते हैं, थंडरस्टॉर्म्स मतलब तूफान वगैरह आना, और हम देखते हैं कि साइक्लोन्स जो होते हैं, है ना, और एंटी साइक्लोन्स होते हैं। ऐसे ऐसे फिनोमेनास जो होते हैं वास्तव में इसी स्फीयर के अंदर देखे जाते हैं। इसीलिए इस स्फीयर को हम कहते हैं सीट ऑफ वेदर फिनोमेना। चीज़ को याद रखिएगा, ये जो ट्रोपोस्फेयर है उसे क्या कहा जाता है? सीट ऑफ वेदर फिनोमेना कहा जाता है। तो अब हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जितनी भी लेयर्स हैं, जैसे कि हमने कहा ना TSMTE, जितनी 5 तरह की लेयर्स हैं, उनके अंदर खास बात यह है कि सबके अंदर टेम्परेचर अलग अलग देखा जाता है। कहीं टेम्परेचर कम हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो जाता है, फिर कहीं कम, फिर कहीं ज़्यादा होता है ना। तो उनके पीछे, सबके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। तो पहले हम देखते हैं कि डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन एलिवेशन ऑफ एट मीन लैप्स रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। मतलब ट्रोपोस्फेयर के अंदर हम जैसे जैसे ऊपर उठते जाते हैं तो हर 1 किलोमीटर के बाद, है ना, पर किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम हो जाता है। मतलब ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं अपन? लैप्स रेट कह सकते हैं ना, कि किस तरह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम होता है। और एक खास बात ध्यान रखनी है कि ट्रोपोस्फेयर जहाँ खत्म हो जाता है ना, तो वहाँ एक शैलो लेयर के रूप में हम देखते हैं। तो शैलो लेयर सेपरेटिंग इट फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर है। तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करने वाला एक रीजन जो है ना, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज कहते हैं। जहाँ ट्रोपोस्फेयर पॉज हो गया, रुक गया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज कहते हैं। और हम देखेंगे कि यहाँ किस तरह का कोई मेजर मूवमेंट नहीं होता एयर का। तो अब हम बात करते हैं दूसरी लेयर के बारे में, जो कि है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो कहाँ है? ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आया ट्रोपोपॉज, और ट्रोपोपॉज के ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ तक फैली है? तो हम देखते हैं एक्सटेंड टू हाइट ऑफ 50 to 55 किलोमीटर, मतलब 50 से 55 किलोमीटर तक ऊपर तक ये स्ट्रेटोस्फेयर लेयर देखी जाती है। और एक खास बात ध्यान रखनी है हमें कि इट इज ऑल्सो नोन एज सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? फोटो मतलब क्या हुआ? सनलाइट। केमिकल रिएक्शंस मतलब क्या है? ऐसी केमिकल रिएक्शंस, है ना, जिनके अंदर लाइट की प्रेजेंस होती है। तो वो केमिकल रिएक्शंस मोस्टली कहाँ देखी जाती हैं? तो स्ट्रेटोस्फेयर में देखी जाती है। तो इसलिए इसको हम सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। अच्छा, एक बात और कि हेयर टेम्परेचर आर यूजुअली हायर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हम कह सकते हैं कि ओजोन लेयर है, और आपको पता होगा कि ओजोन लेयर की वजह से अर्थ सरफेस पे हम देखते हैं कि यूवी रेज जो होती हैं, अल्ट्रा वायलेट हार्मफुल रेज जो होती है, वो नीचे नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि ये जो ओजोन लेयर है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब यूवी रेज के अब्जॉर्प्शन की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हेयर टेम्परेचर आर यूजली हायर बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर विच ऑब्जॉर्ब्स दी यूवी रेज। ठीक है, और हम देखेंगे कि अब ये जो स्ट्रेटोस्फीयर जहाँ खत्म होगा, है ना, जहाँ पॉज होगा, तो उसकी उस लेयर को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटोपॉज कहेंगे। तो अब हम बात करेंगे तीसरी लेयर के बारे में जो कि है मीजोस्फेयर। मीजो वर्ड का मतलब होता है मिडिल, तो इट्स अ मिडिल पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर की जो मिडिल लेयर है उसको हम क्या कह सकते हैं, मीजोस्फेयर कह सकते हैं। ठीक है, और एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 टू 85 किलोमीटर। हम देखते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर थी वो कहाँ 50 से 55 किलोमीटर तक थी, तो इससे भी ऊपर मतलब 50 टू 85 किलोमीटर तक कौन सी लेयर है, तो हम देखते हैं मीजोस्फेयर है। और अब देखो कि टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड बिकम्स अबाउट -85 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब हुआ कि जैसे कि हम देखा था कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर सबसे पहले क्या हुआ था, टेम्परेचर कम हुआ था, स्ट्रेटोस्फेयर में बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर टेम्परेचर बढ़ रहा था, और अब वापस क्या हो रहा है, टेम्परेचर मीजोस्फेयर के अंदर कम देखने को मिलता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ एब्जॉर्प्शन जो है सनलाइट का इतना नहीं है जितना कि स्ट्रेटोस्फेयर में था। इस वजह से यहाँ टेम्परेचर अपने आप काफ़ी हद तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और -87 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और खास बात ध्यान रखने वाली ये है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज कीमोस्फेयर। जैसे कि पहली वाली लेयर क्या कही गई थी, फोटोकेमिकल, है ना, फोटोकेमिकल स्फेयर वाली साइड बोली थी उसको, साइट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस, लेकिन अब इसको अपन बोलते हैं कीमोस्फेयर, जहाँ पे अदर केमिकल रिएक्शंस ज़्यादा होती हैं, उसको अपन बोलते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कीमोस्फेयर। और लास्ट थिंग एज यूजुअल आपको मालूम ही है कि कोई भी लेयर जहाँ पॉज हो रही है, जो रुक रही है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, मीजो पॉज कह देंगे। जैसे कि अपर लास्ट बाउंड्री जो होगी इस लेयर की, उसको हम क्या कहेंगे, मीजो पॉज कह देंगे। तो अब हम बात करते हैं चौथी लेयर के बारे में जो कि है थर्मोस्फेयर, या जैसे हम कहते हैं आइनोस्फेयर। क्या होती है ये लेयर, तो देखो ये लेयर जो है वो एक्सटेंड है अबाउट कहाँ तक, 400 किलोमीटर तक। इससे पहली वाली लेयर जो थी वो कहाँ तक थी, तो हम देते हैं 80 से 85 किलोमीटर तक, 80 टू 85 किलोमीटर तक थी। तो वहाँ से अब ऊपर कहाँ तक जाएगा, ये 400 किलोमीटर तक हम देखते हैं कौन सी लेयर होती है, तो आइनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर होती है। और खास बात यह है कि हेयर एटमोस्फेयर इज आयोनाइज्ड, एनरिच्ड आयन जोन एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इस जोन के अंदर काफ़ी सारे आयंस होते हैं। अब दिमाग में आता है आयंस क्या होते हैं। आयंस तो बच्चों को भी पता होते हैं क्या होते हैं, कि भाई एटम जो होता है ना, मतलब कि जो परमाणु होता है उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या इलेक्ट्रॉन चला जाता है उसके अंदर, तब वो क्या बन जाते हैं, आयन बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ काफ़ी सारे क्या होते हैं, आयंस होते हैं, तो आयंस का जोन बन जाता है यहाँ पे। तो इसलिए इस जोन को हम, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, आयनोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, एक चीज और देखो, दिस लेयर रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई देखो कि इस लेयर के अंदर इतने सारे आयंस जो है ना, तो यहाँ ऐसा होता है कि जब रेडियो वेव्स अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ भेजते हैं, ज़मीन से ऊपर की तरफ भेजते हैं, तो वहाँ उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन जो हो सकता है, हो पाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लेयर है ना, वो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है, कि रेडियो वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस लेयर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और हम देखें कि हेयर टेम्परेचर अगेन गेट इंक्रीज, मतलब अब यहाँ टेम्परेचर फिर से बढ़ जाता है ना, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में कम, फिर ज़्यादा, फिर कम से ज़्यादा। तो इस तरह से अब क्या हो रहा है, अल्टीमेटली यहाँ थर्मोस्फेयर में अगेन टेम्परेचर बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस सन रेज। तो हम बात करते हैं लास्ट लेयर के बारे में जो कि है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या है, देखो नाम से समझ आ रहा है एक्सोस्फेयर। एक्सो वर्ड कहाँ कहाँ यूज होता है, तो अपन देखते हैं ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना, मतलब एक्सो वर्ड का मीनिंग वैसे बाहर की तरफ के लिए यूज किया जाता है। तो एक्सोस्फेयर क्या हुआ, मतलब सबसे बाहर का जो स्फेयर है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एक्सोस्फेयर बोल रहे हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर एंड इट लाइज बिटवीन 400 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर। मतलब ये हुआ कि 1000 किलोमीटर तक ऊपर तक हम जो कह रहे हैं स्फेयर है वो कौन सा है, एक्सोस्फेयर है। और इससे पहले वाला जो स्फेयर था, आइनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, वो कहाँ तक था, तो 400 किलोमीटर तक था। तो 400 से आगे का जो स्फेयर है उसको हम बोल रहे हैं एक्सोस्फेयर। एट सच हाई डेंसिटी ऑफ एटम्स इन द एटमोस्फेयर इज एक्सट्रीमली लॉ। मतलब यहाँ देखते हैं हम कि एटमोस्फेयर की डेंसिटी बहुत कम हो गई। क्यों, क्योंकि हमने शुरू में ही बात करी थी कि भाई जैसे ही एल्टीट्यूड के साथ ऊपर ऊपर हम बढ़ रहे हैं तो डेंसिटी एटमोस्फेयर की क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी। तो इस वजह से यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है डेंसिटी। और क्या खास बात है, हाइड्रोजन एंड हीलियम इज प्रीडोमिनेंट इन दिस रीजन। हाइड्रोजन और हीलियम जैसी कुछ गैसेस यहाँ देखने को मिल सकती हैं।
तो ये था हमारा आज का वीडियो एग्रीकल्चर मेटियोरोलॉजी के एक टॉपिक एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। इस वीडियो के दौरान हमने जो कुछ भी जाना उसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और साथ ही अगर आप जनरल एग्रीकल्चर के नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए एग्रीकल्चरल स्टडीज से।